संबंध जो है, रिश्ता बुरा है, तो वो उसकी बुराई दिखाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी भी आलोचक, अच्छा आलोचक तभी माना जाएगा जो रिश्ते को ध्यान में न रख करके, मद्देनजर न रखते हुए, रचना की क्वालिटी, रचना कैसी है, उस रचना को केंद्र में रख करके तटस्थता के साथ अगर मूल्यांकन करता है तो वो सही मूल्यांकन माना जाएगा। वास्तविक मूल्यांकन तीसरी जो पद्धति है, इसमें काव्य कृति के अध्ययन के समान महान कवियों की उत्कृष्टताओं को ध्यान में रखना चाहिए। वास्तविक मूल्यांकन वही है। जैसे कि मान लीजिए हम मैथिली शरण गुप्त जी के साकेत का पठन कर रहे हैं, पाठन कर रहे हैं, उनका मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उससे पूर्व हमारे सामने आदर्श, हमारे सामने उत्कृष्ट कृति तुलसी की रामचरितमानस हैं। और बंजारा साहब, मैं मानता हूँ कि जब तक हम रामचरितमानस की उत्कृष्टताओं को, उत्तमता को ध्यान में न रख के सीधे अगर हम साकेत पर बात करेंगे, मैं समझता हूँ तो ठीक नहीं है। इसलिए हमें साकेत को पढ़ते समय तुलसी के रामचरितमानस की उत्कृष्टताओं को ध्यान में रखना चाहिए। अगर नहीं रखेंगे तो साकेत की महत्ता या हीनता का निर्णय हम नहीं कर पाएंगे। काव्य विषयक सिद्धांत की जहाँ तक अगर बात करें, काव्य विषयक सिद्धांत, मैथ्यू आर्नल्ड काव्य विषयक सिद्धांत की जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कला काव्य जीवन की समीक्षा है। जीवन से हटकर न तो काव्य का सृजन हो सकता है, न उसकी आलोचना। और काव्य विषय पर वो 3 बातों का ध्यान हमारा खींचना चाहते हैं। आर्नल्ड जी कहते हैं महान कृति के लिए विषय भी महान होना चाहिए। स्वाभाविक बात है कि एक अगर हम महाकाव्य लिखने जा रहे हैं, महान कृति का सर्जन करने जा रहे हैं, हमारे दिमाग में एक महान प्लॉट है, तो महान थीम है, तो स्वाभाविक बात है कि इसके लिए जो विषय का हम चयन करने जा रहे हैं या चयन कर रहे हैं, वो विषय भी इतना ही महान होना चाहिए। जैसे कि महाकाव्य की जब हम बात करते हैं मित्रों, तो हम कहते हैं कि महाकाव्य का नायक महान होना चाहिए और वो विशाल काय वाला होना चाहिए, महान व्यक्ति होना चाहिए। तो यहाँ विषय भी महान होना चाहिए, उसका स्पष्ट प्रणयन होना चाहिए कि जो वो कहना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, वो भी स्पष्ट होना चाहिए। तो ये जो बात थी। और अभिव्यंजना अथवा कला पक्ष को गौण स्थान दिया जा सकता है। तो कुछ बातें मैथ्यू आर्नल्ड से संबंधित दोस्तों मैंने आपके सामने रखी है। विस्तार से मेरे मित्र जिनका इस पर खास अधिकार है बोलने का, ऐसे बंजारा जी, आइए रिचर्ड्स, और जो पहलू मैंने मैथ्यू आर्नल्ड के अगर छोड़ दिए हैं, तो आइए रिचर्ड्स के जन्म हैं, उनका मूल्य सिद्धांत है, संप्रेषण सिद्धांत है, रिचर्ड जी की कल्पना की बात है, काव्य और विज्ञान की बात है, कविता और नैतिकता की बात है, काव्य की भाषा की बात है, और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में एक विवेचक के तौर पर रिचर्ड्स का जो योगदान है, मैं समझता हूँ दोस्तों कि साहित्य तत्कालीन युग के विवेचकों में मानदंडों के आधार पर ये बहुत सही उतरे थे। तो मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, कल्पना, काव्य और विज्ञान, कविता और नैतिकता, काव्य की भाषा, और रिचर्ड्स का पूर्णतया उस युग में योगदान, इन विभिन्न पहलुओं पर डॉक्टर गोवर्धन बंजारा जी विस्तार से बात करेंगे। मैं बंजारा जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वह आइए रिचर्ड्स, और अगर कहीं मैथ्यू आर्नल्ड के जीवन से या काव्य विषय कुछ बातें छूट गई है तो उन पर अपने विचार प्रस्तुत करें। डॉक्टर बंजारा जी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों,
डॉक्टर धीरज भाई वनकर ने मैथ्यू आर्नल्ड के काव्य विषयक सिद्धांतों पर अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। विद्यार्थी दोस्तों, आप जानते ही हैं कि प्रश्न पत्र 7 में आप भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत रस, छंद, अलंकार वगैरह का अध्ययन आप कर रहे हैं और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत 4 पाश्चात्य समीक्षक एवं 4 भारतीय समीक्षक। भारतीय समीक्षकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर रामविलास शर्मा का आप अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही पाश्चात्य जो समीक्षक हैं उनमें महान फिलोसोफर प्लेटो, स्वच्छंदतावादी कवि और समीक्षक वर्ड्सवर्थ और मैथ्यू आर्नल्ड तथा आई.ए. रिचर्ड्स का आप अध्ययन कर रहे हैं। मित्रों, ये पूरा जो पेपर है काव्यशास्त्र का, ये आपको काव्य, कविता या साहित्य क्या है, साहित्य के अंग क्या है, किसी भी साहित्यिक रचना का आस्वादन कैसे करना चाहिए, कविता में भाषा का क्या महत्व है, अलंकार किसे कहते हैं और उसका प्रणयन कैसे होना चाहिए, छंद कविता में क्या काम करता है, कविता का प्रयोजन क्या है, कविता कैसे लिखी जाती है, कविता लिखे जाने के कारण यानी काव्य प्रतिभा वो क्या है, काव्य हेतु क्या है, रस क्या है, रीति शैली क्या है, कोई भी रचना श्रेष्ठ है या निकृष्ट है, इसका मानदंड क्या हो सकता है। इन सभी बातों की जानकारी या अध्ययन हमें इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत करना होता है और इसी के चलते आज का ये जो व्याख्यान है इसमें हम 2 महत्वपूर्ण पाश्चात्य जो काव्यशास्त्री है, समीक्षक है, उनकी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। उनमें अभी आप डॉक्टर धीरज भाई वनकर से मैथ्यू आर्नल्ड के काव्य विषयक सिद्धांतों पर आप चर्चा सुन रहे थे। मित्रों, हम किसी भी समीक्षक के काव्य विषयक सिद्धांतों की जब चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि वो जो समीक्षक है उसका रचना काल क्या है, उसका युग कैसा है, उस युग की सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। क्योंकि चाहे समीक्षक हो चाहे कोई भी रचनाकार, वह अपने युग की परिस्थितियों के दबाव में रचना का सृजन करता है और रची हुई जो रचना है उस पर समीक्षक अपने आलोचनात्मक सिद्धांत जो है वो उस पर आरोपित करता है। जैसे आपने प्लेटो का अध्ययन किया ही है और इससे पहले की व्याख्यान माला में प्लेटो पर आपने गहराई से जो है अध्ययन किया है और सुना है। प्लेटो के युग के समय में आपको पता है कि जब प्लेटो ऐसा कहता है कि कवियों को देश निकाला दे देना चाहिए और कवियों के द्वारा लिखा गया जो कुछ भी साहित्य उसको जला करके भस्म कर देना चाहिए। प्लेटो जैसा महान चिंतक और दार्शनिक जब ऐसी बात करता है तो इसके पीछे जरूर कोई न कोई तथ्य काम कर रहा था। प्लेटो कविता का दुश्मन नहीं था। प्लेटो ये बात इसलिए कर रहा था कि उसके युग में समूचा समाज जो है वो वैभव और विलास के पीछे पागल है, अंधी दौड़ लगा रहा है और विशेषकर युवा वर्ग। तो ऐसी स्थिति में प्लेटो के सामने यूनान का भविष्य जो है वो अंधेरे गर्त में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। और ठीक वैसी ही स्थिति यहाँ मैथ्यू आर्नल्ड के सामने थी। मैथ्यू आर्नल्ड देख रहा था कि ब्रिटेन में पूरी की पूरी जनता जो है कला, साहित्य और संस्कृति से विमुख हो रही थी।
तो ऐसे में साहित्य को समाज से कैसे जोड़ा जाए, समाज की जो विभिन्न समस्याएं हैं उन समस्याओं से साहित्य को कैसे जोड़ा जाए और मनुष्य का जीवन स्तर जो है वो कैसे ऊपर उठाया जाए, ये समस्या मैथ्यू आर्नल्ड के सामने थी। तो ऐसी स्थिति में मैथ्यू आर्नल्ड ने कविता और जीवन इन दोनों को जोड़ते हुए कहा कि ऐसा सारा काव्य, ऐसा सारा साहित्य जो है वो त्याज्य है जो मनुष्य को ऊपर नहीं उठाता हो या मनुष्य में नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न नहीं करता हो। अब नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करने का मतलब क्या हुआ? तो विद्यार्थी दोस्तों, आप जानते हो नैतिकता यानी क्या, हमें कैसे उठना चाहिए, हमें कैसे बैठना चाहिए, समाज के प्रति मेरा दायित्व क्या है, राष्ट्र के प्रति मेरा दायित्व क्या है, अरे हमारे घर की ही बात करें, माता पिता के प्रति हमारा दायित्व क्या है। जैसे हम सड़क पर खड़े हैं, एक कोई अंध व्यक्ति सड़क पार करना चाहता है और वो अपनी छड़ी से यूँ आगे रोड क्रॉस करने का प्रयत्न कर रहा है, तो हमारा ये नैतिक दायित्व है कि हम उसका हाथ पकड़ करके उसे सड़क पार लगाए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो एक अच्छे नागरिक के रूप में अपनी जो नैतिकता है, हम कहीं ना कहीं उस नैतिकता से च्युत हो रहे हैं। तो साहित्य हमें ये नैतिकता सिखाए और ये नैतिकता सिखाए, लेकिन वो नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं करे, ये भी ध्यान रखना है। मैथ्यू आर्नल्ड कहता है कि साहित्य में के माध्यम से नीतिमत्ता के पाठ पढ़ाए जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नैतिक सिद्धांतों की व्याख्या करने लगे। नैतिक सिद्धांतों की व्याख्या या नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करना ये धर्मशास्त्रियों का काम है, या मनुष्य को सुधारना ये उपदेशों का काम है, धर्मशास्त्रों का काम है, ये कविता का काम नहीं है। लेकिन बावजूद इसके कोई रचना पढ़ कर के मनुष्य स्वयं उसमें से प्रेरणा ले, स्वयं नीतिमत्ता का पाठ सीखे, ऐसा वो मैथ्यू आर्नल्ड चाहता था। और इसीलिए वो कहता भी है कि ऐसा सारा काव्य त्याज्य है जो मनुष्य के नैतिक विकास में सहायक सिद्ध नहीं होता। काव्य का एकमात्र महत्व इसी बात में निहित है कि उसके पठन पाठन से मनुष्य के भीतर नैतिक मूल्यों के प्रति कितनी अधिक आस्था उत्पन्न हो सकी है। मित्रों, इसी के साथ में वो एक बात ये भी करता है और वो है कविता के कला पक्ष की। हम जानते हैं कि सुंदरता हर किसी को पसंद आती है, अच्छी लगती है। कविता में भी जो बाह्य तामझाम है, अलंकार है और भी अन्य उपादान है कविता के, उसे कविता सुंदर बनती है, उसमें कोई संदेह नहीं है, और वो हमारी दृष्टि को भी तुष्ट करती है। लेकिन वो साध्य नहीं है, ये कविता के साधन है। और ये समग्र बात जो है मैथ्यू आर्नल्ड एक रूपक के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास करता है कि जैसे कोई यात्री है, वो कहीं यात्रा में निकला है, यात्रा के दौरान वह कहीं धर्मशाला में या किसी सराय में कुछ देर के लिए रुकता है, वहाँ आराम प्राप्त करता है, विश्रांति के बाद वो फिर अपनी नई यात्रा शुरू करता है। लेकिन वो सराय उसका लक्ष्य नहीं है, उसका लक्ष्य है शांतिपूर्ण ढंग से यात्रा संपन्न करके पुनः अपने घर की वापसी और घर में फिर सुख चैन से अपने परिवारजन के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने पास पड़ोसियों के साथ, अपने समाज एवं अपने राष्ट्र के प्रति उसके जो दायित्व और जो फर्ज हैं, उसके जो कर्तव्य हैं, वो पुनः उसमें प्रवृत्त हो जाएं। तो मित्रों, यहाँ मैथ्यू आर्नल्ड जो ये पूरा रूपक रख रहा है, इसमें वो जो सराय है
जहाँ आदमी कुछ देर के लिए रुकता है, विश्रांति या वो आराम करता है, वो कविता के बाह्य उपादान है, अलंकार आदि। लेकिन कविता का साध्य क्या है? तो साध्य है वो घर जहाँ उसको इत्मीनान, सुख और चैन और आराम मिलता है। इसी प्रकार जहाँ क्षणिकता है वो कविता का लक्ष्य नहीं है। कविता का लक्ष्य है शाश्वतता, जो मनुष्य के जीवन में व्यापकता लाए, सर्वांगीणता लाए, परिपूर्णता लाए। ये कविता का लक्ष्य होना चाहिए और इसीलिए वो कविता को जीवन के साथ जोड़ता है और कविता में विषय वस्तु को महत्व देता है, न कि उसके बाहरी तामझाम को। इसके साथ ही काव्य के जो विषय हैं, काव्य के विषयों में भी जैसा कि डॉक्टर धीरज भाई ने भी बताया था, वो कहते हैं कि महान रचना के लिए कविता का जो विषय है वो भी महान ही होना चाहिए। और इसी के चलते कुछ समीक्षक ऐसा भी मानते हैं कि कविता जो है वो ज़रूरी नहीं कि उसका विषय महान ही होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि साधारण विषय जो है वो भी किसी सधे हुए और मजे हुए हाथों में पढ़ कर के या किसी महान रचनाकार के हाथों में पढ़ कर के साधारण विषय भी महानता या गौरव प्राप्त कर लेता है। लेकिन मैथ्यू आर्नल्ड इस बात के समर्थक नहीं है और वे इस बात का विरोध करते हैं कि ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ऐसा होता तो फिर कोई भी बात जो है, कोई उल जलूल विचार जो है वो भी साहित्य में प्रविष्ट होकर के वो गौरव प्राप्त कर सकता है। नहीं, वो विषय को ही महत्व देते हैं। अगर विषय वस्तु अच्छा और गरिमामय है तो निश्चित रूप से बाकी सारे उपादान जो है वो अच्छे विषय का अनुकरण करते हुए उसी की गरिमा और गौरव बढ़ाने लगते हैं। काव्य प्रयोजनों का जहाँ तक सवाल है मित्रों, हम जानते हैं संस्कृत काव्यशास्त्र में भी मम्मट ने अपने ढंग से जो 6 काव्य प्रयोजन बताए, काव्यम यशसेर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतय सद्य पर निवृतय कांता सम्मीत तयोपदेश युजे, यानी काव्य जो है वो यश प्राप्ति के लिए है, नाम प्राप्ति के लिए